आज हम लोग समावेशी शिक्षा के अति लघु प्रश्नों को देखने वाले हैं और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स, अन्वेषण विधि को खोज विधि भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अन्वेषण विधि के खोजकर्ता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता किलपैट्रिक है। ओके, अगला प्रश्न है, TAT का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है। तो TAT का पहले तो फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और TAT का निर्माण किसने किया था। तो TAT का निर्माण मॉर्गन और मुरे ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन व मुरे ने किया था। कब किया था? तो 1935 में किया था। और TAT का प्रयोग क्या है? तो यह व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि TAT का फुल फॉर्म क्या है, तो TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। TAT का निर्माण किसने किया था? TAT का निर्माण मॉर्गन तथा मुरे ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। TAT का प्रयोग क्या है? तो TAT का प्रयोग होता है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, 80 से 89 IQ वाले बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स, 80 से 89 IQ वाले बच्चे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। आप लोगों को जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें TAT क्या होता है, CAT क्या होता है और IQ का पूरा चार्ट रहेगा, जिससे आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 70 से 79 IQ वाले बच्चे होते हैं। तो 70 से 79 IQ वाले बच्चे क्षीण बुद्धि के होते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, 50 से 69 IQ वाले बच्चे होते हैं। तो 50 से 69 IQ वाले बच्चे अल्प बुद्धि बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने ने अपना बुद्धि परीक्षण कब किया था। तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले अपना बुद्धि परीक्षण सन 1905 ईस्वी में किया था। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। तो मंद बुद्धि बालकों के प्रकार हैं जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। ओके, अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं होती हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है। तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है। तो बुद्धि परीक्षण के जनक हैं बिने। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है। तो बुद्धि लब्धि शब्द के जनक विलियम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था। तो बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से टर्नर ने दिया था। बुद्धि लब्धि सूत्र क्या होता है? IQ बराबर MA बटे CA इंटू 100। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम है आर्मी अल्फा परीक्षण। जो आर्मी अल्फा परीक्षण होता है ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के ऊपर परीक्षण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण उन व्यक्तियों पे किया जाता है जो अनपढ़ लोग होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो डॉक्टर जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था? तो 1951 में। ओके, अगला प्रश्न है, निर्देशन किसे कहते हैं। तो नवयुवकों को स्वयं, अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति संयोजन करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, परामर्श कितने प्रकार का होता है। तो परामर्श 3 प्रकार का होता है, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक, समन्वित। ओके, अगला प्रश्न है, परामर्श किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता या सलाह और मार्गदर्शन को परामर्श कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके सामने कोई समस्या आ जाती है
और वो अपने किसी साथी या किसी सहपाठी से कोई हेल्प मांगता है, कोई सहायता मांगता है, तो उसके साथी के द्वारा जो उसे सलाह या मशवरा दिया जाता है उसे ही परामर्श कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निर्देशन कितने प्रकार का होता है? तो निर्देशन 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है? तो श्रवण विकलांग 2 प्रकार का होता है, चालकीय श्रवण दोष और संवैधानिक श्रवण दोष। फ्रेंड्स, अब जो हम लोग अति लघु प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर से देखिएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। ओके, तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, या तो बुद्धि लब्धि की परिभाषा लिखिए, या तो बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए, या इससे संबंधित कोई सवाल दे देगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर है, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। और बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ड के अनुसार लिखें। तो फ्रेंड्स, ये भी परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कोई कथन दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किसके अनुसार है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर है, पिछड़े बच्चे वो हैं जिसकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो। ओके, अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाग्दोष, अस्थिबाधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, बेलेस्टाइन के अनुसार है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व तो इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो बेलेस्टाइन महोदय के अनुसार कहा गया है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व तो इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, यह गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ सहायता करने से लिया जाता है। जोन्स के अनुसार निर्देशन की परिभाषा है, पथ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। ओके, तो यदि आप सिंपल लैंग्वेज में बोले कि निर्देशन का अर्थ बताइए, तो आप कह सकते हैं कि निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है सहायता देना। और यदि आप जोन्स के अनुसार ये परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, और इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मायर्स के अनुसार परामर्श की परिभाषा है, परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो कथन दिया गया है मायर्स के अनुसार, आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आपसे परीक्षा में कथन भी पूछे जाते हैं कि यह कथन किसके अनुसार कहा गया है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। ओके फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा पदेन निर्देशक। अगला प्रश्न है,
मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित किए जाते हैं? तो इसके लिए 2 पद सृजित किए जाते हैं, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है, सीएमओ करता है। ओके। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन में दी गई ब्रेबर की परिभाषा दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रयत्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ दी जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ओके। अगला प्रश्न है, वाक दोष कितने प्रकार का होता है? तो वाक दोष 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो हकलाना, प्रक्रियात्मक, आवाज़ की समस्या, अंगीय वाणी दोष, कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, देर से बोलने वाले का विकास। ओके। अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ओके। अगला प्रश्न है, अस्थि बाधित का कारण बताइए। तो फ्रेंड्स अस्थि बाधित का कारण है दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण, जन्मजात अनियमितता के कारण। ओके। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स समस्यात्मक बच्चों की पहचान संस्कार के द्वारा या संचयी अभिलेखों के द्वारा, अभिभावकों से वार्तालाप करके या कथात्मक अभिलेख के द्वारा पहचान कर सकते हैं समस्यात्मक बच्चों की। ओके। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। वे बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं समावेशी बच्चे कहलाते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि लिखिए। तो फ्रेंड्स टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ओके। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति लघु प्रश्नों को देखा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।